डन है। जय श्री वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा से संबंधित आंसर राइटिंग में जो निष्कर्ष का पार्ट होता है उस पर डिस्कस करेंगे। उत्तर लेखन में निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव होता है और निष्कर्ष लिखने के कई तरीके भी होते हैं। तो हमारे अब तक जो भी ये आंसर राइटिंग से संबंधित सीरीज आप देख रहे हैं, अगर आपने देखा होगा तो लगभग इसमें 7 या 8 वीडियो अब तक बन चुके हैं और ये इस सीरीज का आज अंतिम वीडियो है। यानी मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित हमारे सारे जो भी टॉपिक थे वो लगभग अब इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। आप में से जिन लोगों ने इस वीडियो को पहले नहीं देखा होगा, मेरा सुझाव है कि अगर आप सारे वीडियोस को एक बार देख लें तो उत्तर लेखन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान आपका होगा और आप बेहतर आंसर राइटिंग कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे कि निष्कर्ष कैसे लिखते हैं और इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी राइज होते रहते हैं स्टूडेंटों के मन में कि क्या निष्कर्ष लिखना कितना आवश्यक है, इसके कितने तरीके हो सकते हैं, शब्द सीमा क्या होना चाहिए आदि जैसे 3-4 प्रश्न स्टूडेंटों के मन में उठते रहते हैं या जब वो आंसर लिखते हैं तो इन चीजों में एक विसंगति देखने को मिलता है। तो आइए हम इन चीजों पर ही डिस्कस करते हैं कि कैसे यूपीएससी के उत्तर में आप अच्छा निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा इसे और बेहतर लिख दूं और अगर आपको निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, जब भी आप ये एक पेज है और नॉर्मली जब आपके सामने एक आंसर बुकलेट आता है या कोई आंसर शीट पे आप लिख रहे होते हैं तो शुरुआत जो आप करते हैं इसको परिचय कहा जाता है या इंट्रोडक्शन। इसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़कर जो भी बातें आप लिखते हैं ये एक आंसर का बॉडी है, यानी इसका मुख्य भाग। और अंत में यहाँ पर जब आप उत्तर को समाप्त करते हैं तो यहाँ पे जो आप समाप्त करने के क्रम में 1-2 वाक्यों में, 3 वाक्यों में या 10-20-30 शब्दों में जो बातें लिखते हैं या लिखना चाहिए ये निष्कर्ष होता है। ये बातें तो आपको भी पता है, बस मैंने एक फॉर्मेटिंग बना के दिखाने का प्रयास किया कि नॉर्मल एक आंसर में ये 3 बातें आनी ही चाहिए। उसकी शुरुआत होनी चाहिए इंट्रोडक्शन से, बीच में बॉडी होना चाहिए जो आप लिखेंगे, बॉडी का भी प्रेजेंटेशन का तरीका अपना है और जो उत्तर का जो समापन है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसको कैसे समाप्त करना चाहिए। हमारा आज का डिस्कशन इसी पार्ट पर केंद्रित है। तो आइए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमें उत्तर को समाप्त करना चाहिए। इस बारे में मैं हमेशा से कहता हूं कि एक ही तरीके से हर चीज को डील नहीं किया जा सकता। सबसे पहले है कि हम इस बात पर देखते हैं कि निष्कर्ष लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। हम आगे इस बात को भी देखेंगे कि क्या शब्द सीमा हो जिसको करना चाहिए, यानी कितने शब्दों के अंदर रखना चाहिए। हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि विभिन्न विषयों पर अलग अलग अप्रोच होना चाहिए, यानी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ये जैसे जीएस पेपर 1, GS2, GS3 और जीएस पेपर 4 सब में, यानी इन विषयों में अलग अलग तरीके से लिखना चाहिए, किसमें क्या होना चाहिए हम इस पे भी डिस्कस करेंगे।
तरीके, शब्द सीमा, विषय और अप्रोच क्या होना चाहिए, यानी हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हम इस पे भी बात करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर इन्हीं बिंदुओं को हम अपने इस डिस्कशन में शामिल करेंगे। आइए वन बाय वन हम इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कि तरीका, कि हम निष्कर्ष को कितने तरीके से लिख सकते हैं। आमतौर पर आप 5 से 7 तरीकों से उत्तर का समापन कर सकते हैं। इसे मिटा दिया जाए ताकि चीजें बेहतर हो जाए। अब ये 5 या 7 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला तरीका है कि, और ये जनरल तरीका है कि आशावादी निष्कर्ष या पॉजिटिव। यानी जब भी कोई भी बात आप लिखते हैं और आप जब उसको चाहते हैं कि इसको समाप्त करें, तो एक आशावादी नजरिया अपनाया जाना चाहिए, आशावादी अप्रोच के साथ चीजों को समाप्त करना चाहिए। ये आपका एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका है कि आप किसी विचार के साथ भी समाप्त कर सकते हैं। विचार इन द सेंस, किसी भी महापुरुष का आप विचार ले लीजिए, जैसे कोई भी महापुरुष हो, राष्ट्रीय आंदोलन से ले लीजिए या प्राचीन भारत से ले लीजिए, या किसी भी पाश्चात्य थिंकर्स का भी आप उदाहरण दे सकते हैं। गांधी, चाणक्य, भगवान बुद्ध इत्यादि जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, जॉन लॉक, रूसो आदि, किसी का भी आप विचार के साथ समाप्त कर सकते हैं। पर यह ध्यान रखना है कि हम किस विषय का आंसर लिख रहे हैं और वो सब्जेक्ट क्या है, यानी जीएस का पेपर 1 है कि 2 है, 3 है या 4 है। तो एक तरीका हो गया आशावादी, दूसरा हो गया किसी महापुरुष के विचार को लेकर। मैं एग्जाम्पल पर गांधी का नाम डाल देता हूं ताकि आपको भी वो दिखेगा स्क्रीन पर, गांधी, बुद्ध इत्यादि, है ना। तीसरा तरीका है जो आमतौर पर अर्थशास्त्र, सॉरी, जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमिक्स है, आपदा प्रबंधन है, साइंस टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी के विषय हैं, उसमें आपको एसडीजी लक्ष्यों के साथ अपना निष्कर्ष लिखना चाहिए। तो एक ये भी तरीका है। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत सरकार ने तय किए हैं। चूंकि ये डेवलपमेंट मुद्दा है, तो हम आगे भारत को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, उस सोच के साथ भी आप अपने विषय को फिनिश कर सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य, इसका हिंदी फुल फॉर्म है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उदाहरण के लिए भारत इस समय पर्यावरण और ऊर्जा की समस्याओं से जूझ रहा है, तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाएं। तो कभी कोई ऐसा आंसर आएगा तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, गोल्स। निष्कर्ष में आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं कि 2047 तक हम क्या पाना चाहते हैं, या भारत का एक लक्ष्य है कि 2070 तक वह पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी या हाइड्रोजन एनर्जी, ऐसा कुछ कार्बन मुक्त समाज बनाने का भारत सरकार का लक्ष्य है। तो ऐसे इस तरीके से भी आप निष्कर्ष को लिख सकते हैं। आशावादी तरीका हो गया, विचारों से भी आप फिनिश कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी फिनिश कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप इसे मिटा के मैं अब इसे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। इसके बाद अगला तरीका है संवैधानिक मूल्यों के साथ।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, हम उनके साथ भी अपने उत्तर का समापन कर सकते हैं। जैसे न्याय, भारत का जो संविधान है वह किन आदर्शों को प्राप्त करना चाहता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने एक सपना देखा था कि भारत को हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, समाज कैसा गढ़ना चाहते हैं। तो ये जो संवैधानिक मूल्य है, ये जो संविधान के आदर्श हैं, ये बातें आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा। अगर आपके पास पॉलिटी या गवर्नेंस पर कोई अच्छी बुक है तो उसमें एक चैप्टर लगभग हर राइटर्स की बुक में आपको मिल जाएगा, संविधान का दर्शन, और आप उसे अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। तो वहां से आपको जो संवैधानिक आदर्शों की समझ होगी, जो मूल्य आप उसमें से पाएंगे, वो आप अपने निष्कर्ष में डाल सकते हैं, और ये इस्तेमाल आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस के आंसर में कर सकते हैं, या आपको करना चाहिए। पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी जो जीएस पेपर 2, अगर आप जीएस पेपर 2 का कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें जो सिलेबस है उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रश्न हैं, तो उनमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई बात आता है तो आप का जो निष्कर्ष है वह यूनाइटेड नेशंस के लक्ष्यों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वर्तमान में भारत का ये प्रयास है कि बहुपक्षवाद, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, भी इसको मेंशन कर सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट की बात हो। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी आईआर का कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, और अगर आप उसका निष्कर्ष लिख रहे हैं तो इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। यानी आपका जो समर्थन हो बहुपक्षवाद की तरफ हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति न्याय की तरफ हो, क्योंकि इस समय ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसा कोई भी अगर मुद्दा मिल जाए, यूनाइटेड नेशंस के फेलियर से संबंधित प्रश्न आ जाए, या वर्तमान में एक ध्रुवीय विश्व है या बहुत हो चुका है, पर्यावरण के भी इशू मिल जाएंगे, तो इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपना निष्कर्ष लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें एक और चीज है जो कि भारत आईआर का टॉपिक जो है उसमें भारत की विदेश नीति से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहां आप भारत की विदेश नीति का जो जो मूल सिद्धांत है, जो पंचशील के जो सिद्धांत हैं, नॉन अलाइनमेंट की जो बातें हैं, भारत सबके हित की बात करता है, पड़ोसी फर्स्ट नीति की बात करता है, तो ये जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, जियो और जीने दो, इन चीजों को भी आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। मान लीजिए भारत और चीन के बीच का कोई क्वेश्चन आपको मिला हुआ है और आप उसका आंसर लिख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब ये दो ऐसे देश हैं जिनके बीच हर बात को लेकर प्रतिस्पर्धा चलता है, तो ऐसे में दोनों देश जो कि पड़ोसी हैं तो टकरा के तो रह नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर कर इनको आपस में सहयोग करना ही पड़ेगा। तो बहुत संभावना है कि जो भी आपको आपका प्रश्न होगा उसमें आप इसका समापन म्यूचुअल बेनिफिट के नजरिए से करें। यानी अगर ये पूछा जाए कि फिर इनका भविष्य क्या है, तो उन मुद्दों को लिखिए जो दोनों के आपसी हितों की पूर्ति करते हो, दैट इज जो म्यूचुअल बेनिफिट से संबंधित हो। इस अप्रोच को भी आप अपने कंक्लूजन में या निष्कर्ष में रखें तो शायद प्रश्न का मांग पूरा होगा या अच्छा होगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि तरीकों कि निष्कर्ष कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं, हम इन मुद्दों पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं अब इससे मिटा के फिर अगले पॉइंट पे आगे बढ़ता हूं। हम इस पे यह भी बात करेंगे कि निष्कर्ष लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीजों को नहीं लिखना चाहिए। लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगला एक तरीका ये भी हो सकता है, जब आप मान लो जीएस पेपर 4 इथिक्स एप्टीट्यूड एंड इंटेग्रिटी का जो पेपर है, ये जीएस पेपर 4 है,
इससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनमें नैतिकता का पुट होता है या सुशासन की बातें होती हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप जीएस पेपर 4 का कोई प्रश्न है और उस नैतिकता उसका कंक्लूजन लिखना चाहते हैं, तो आप नैतिकता, वैल्यूज यानी जो मूल्य हैं उनका जिक्र कर सकते हैं। सुशासन कैसे प्राप्त हो इसको आप बता सकते हैं। सुशासन पे मैं आ जाता हूं। जैसे इस समय भारत में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और उनकी मांग क्या है, चीजें बेहतर हो, गुड गवर्नेंस की बात चल रही है। नीट पेपर से संबंधित जो समस्याएं हैं, ये सुशासन के फेलियर का ही तो उदाहरण है। तो क्या समस्या, इसका समाधान क्या हो सकता है? तो आप बताइए कि गुड गवर्नेंस जो हमारा लक्ष्य है और जिसको हमने अपने संविधान में घोषित कर रखा है कि ये शासन का उद्देश्य न्यायपूर्ण होगा, तो ये हमारी बातें या इन बातों को हम जीएस पेपर 4 के क्वेश्चन में हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं और लिखेंगे तो बेहतर होगा। जीएस पेपर 4 में कभी कभी केस स्टडीज भी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं, केस स्टडीज रहता ही है, अनिवार्य है। उसमें आपका अप्रोच चेक किया जाता है कि आपका अप्रोच क्या है, किस दृष्टिकोण से आप परीक्षा देने आए हैं या सिविल सेवा में आए हैं, ये बहुत ही बारीकी से इसकी जांच की जाती है। तो आपका जो नजरिया होना चाहिए, जो दृष्टिकोण होना चाहिए, वो एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह होना चाहिए जो विधि के शासन को फॉलो करता हो, मानता हो और उसको बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध हो। ऐसा प्रशासनिक नजरिए से आप अपना केस स्टडीज के प्रश्नों में निष्कर्ष लिखेंगे तो ये ज्यादा सटीक होगा। केस स्टडीज वाले प्रश्नों में अक्सर आपसे दो तीन जाते हैं कि आप वहां होते तो क्या डिसीजन लेते, या जो भी उसमें समस्याएं दी जाती हैं। एक प्रश्न अमूमन घूम फिर के मिल ही जाता है कि आप उस जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं या शिक्षा अधिकारी हैं या स्वास्थ्य अधिकारी हैं, और इस मामले में जो भी मामला प्रश्न में दिया होता है, आप वहां होते तो कौन कौन से आपके पास विकल्प हैं, क्या डिसीजन लेते, ऐसा पूछा जाता है। तो वहां पर आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो एक ऐसे ही ईमानदार, सत्यनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की तरह होना चाहिए और जो भारत के संविधान के अनुसार कार्य करता हो, जो भारत की विधि व्यवस्था के अकॉर्डिंग कार्य करता हो। उस पोस्ट के लिए आपके पास क्या उत्तरदायित्व है, क्या शक्तियां और अधिकार आपको गवर्नमेंट ने दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका अप्रोच होना चाहिए और फिर आप वहां पे अपना अप्रोच निष्कर्ष लिखेंगे आंसर लिखने के बाद। तो ये तरीका है जीएस पेपर 4 के लिए। एक और इसमें लास्ट तरीका है, लास्ट टॉपिक है, अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो फिर उसका क्या तरीका है, निबंध में कैसे निष्कर्ष लिखें, है ना। मान लीजिए अगर आप का निबंध का उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें भी निष्कर्ष जनरली जो है वो आशावादी ही होना चाहिए। किसी न किसी नैतिक विचार से अगर आप समाप्त करेंगे तो भी बेहतर होगा। अगर आप किसी कविता की पंक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे इत्यादि, या फिर कोई, कभी कभी बच्चे गजल की दो लाइनें भी लिख देते हैं, ये भी चलता है, अच्छा लगता है समापन पर। तो ये तरीके भी हैं निबंध में निष्कर्ष लिखने के। आशावादी अप्रोच के साथ लिखिए, कुछ नैतिक विचारों का उसमें समावेशन करिए। अगर नारी से संबंधित कोई टॉपिक है, महिला से संबंधित, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, तो उनके अधिकारों की बात कीजिए कि आप उनके अधिकारों को दिलाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय
दिलाया करते थे। तो अमूमन इन तरीकों से आप निबंध का निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब बात करेंगे शब्द सीमा की, कि तरीका तो ठीक है, इतने तरीकों से हम निबंध के निष्कर्ष को लिख सकते हैं। सवाल है कि वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए। शब्द सीमा, स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो जीएस का प्रश्न होता है वो 150 या 250 शब्दों का होता है, जो अभी तक चल रहा है इस समय। और निबंध में आपका निबंध जो होता है वो 1000 से 1200 शब्दों के बीच लिखना होता है। तो अगर प्रश्न 150 शब्दों वाला है, इसमें जितना आप कम शब्दों में लिख पाए उतना बेहतर है। तो हमारा सुझाव है कि हालांकि 10 शब्द तो बहुत ही कम हो गया, वो एक लाइन की बात हो गई, आप 20 से 30 यानी प्लस माइनस 5 शब्द कम बेसी करके 20-30 शब्दों में निष्कर्ष लिखेंगे तो ठीक रहेगा। उतना ही आपको स्कोप मिलेगा अगर आपने तैयारी की है तो। अगर आपका प्रश्न 250 शब्दों वाला है तो इसमें आप और 10 शब्द बढ़ा लीजिए, यानी आप 20 से लेकर 40 प्लस माइनस 5 शब्द आगे पीछे करके अगर आप लिखें तो लगभग ये शब्द सीमा ठीक है। कुछ मामलों में हो सकता है ज्यादा लिखना पड़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन हाँ अमूमन आप किसी के बीच अपनी बातों को लिख सके तो बेहतर है। ये जीएस में आपको करना है। अगर अगर आप निबंध का आंसर लिख रहे हैं तो निबंध के लिए फिर कोई शब्द सीमा नहीं है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट पूरा एक पेज ले लेते हैं निष्कर्ष लिखने में, यानी 10-12 पेज जो भी होता है, लास्ट का पूरा पेज वो निष्कर्ष के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। जब 1000 शब्द हैं तो आप 50 से लेकर 60-70-80 शब्दों का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। तो 50 से लेकर लगभग मतलब विद इन 100 वर्ड के अंदर आप लिख सकें तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ कोई बातों का दोहराव ना हो, जो आपने पहले बता दी है उन बातों के दोहराव से बचे, क्योंकि जब शब्द ज्यादा होता है और आपके पास कंटेंट नहीं होता है तो रिपीटेशन का खतरा पैदा हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इतने शब्दों के अंदर आप अपनी बातों को लिख सके। इसमें वो दोहे, शायरी, पंक्तियां, कविताएं, गीत भी शामिल हैं, वो अलग से नहीं है। तो ये थी इसकी शब्द सीमाएं। अब हम बात करते हैं कि निबंध निष्कर्ष लिखना वाकई आवश्यक है भी या नहीं। बिल्कुल आवश्यक है। किसी भी चीज का फिनिशिंग बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। अचानक से किसी आंसर को लाकर रोकना जो है ठीक नहीं लगता, वो उसके प्रस्तुतिकरण की समस्या नजर आने लगती है। तो जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो एटलीस्ट उसके समापन पर 1-2 लाइनें जरूर लिख लें। अगर आपके पास शब्द सीमा ना हो तो एक वाक्य में ही आप लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, इस तरह से भी आप अपने निष्कर्ष को फिनिश कर सकते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, और फिर आगे आप एक लाइन में जो भी उसको खत्म करना चाहें। तो इसलिए निष्कर्ष लिखना वाकई जरूरी है। ये जो मैंने अभी लिखा, ये सामान्य जो सिंपल तरीके के प्रश्न होते हैं कि किसी मुद्दे पर चर्चा कीजिए, उसकी महत्व बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए, उन प्रश्नों में इस तरह से 1-2 वाक्यों में आप फिनिश कर सकते हैं। लेकिन जिन प्रश्नों में आपको एग्जामिन करना होता है, यानी परीक्षण कीजिए, या कोई प्रश्न है आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन,
जिन प्रश्नों के अंत में इन चीजों को पूछा गया हो वहां आपको बिल्कुल अपनी राय देनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। तो ऐसे मामले में बिना निष्कर्ष दिए आप स्किप नहीं कर सकते, वरना आपका 1 नंबर कटने का पूरा संभावना है। तो ये ध्यान में रखना है कि निष्कर्ष भी आवश्यक पार्ट है। ऐसे मामले में जहां प्रश्नों में आपसे पूछा जाए कि एग्जामिन किसी भी व्यवस्था, किसी भी चीज का परीक्षण कीजिए, चर्चा कीजिए, इतिहास में है इतिहासकारों के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ऐसे जो भी प्रश्न मिल जाएं तो वहां पर आपको सारी बातों को बताने के बाद अपने विचार लिखने होते हैं कि आपके नजरिए से क्या सही है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वहां आप अपने विचार लिखें कि आपने जो पढ़ा है और सीखा है, तो फिर आपका अपना व्यू पॉइंट क्या है, नजरिया आपका अपना नजरिया क्या है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक सेवा की दावेदारी कर रहे हैं, ना कि किसी अन्य की। इसलिए एक प्रशासक का अपना नजरिया होना बहुत ही जरूरी है और यही चीजें निष्कर्ष में चेक की जाती हैं। और यहाँ आपका जो एप्टीट्यूड सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग है या नहीं, यहाँ पकड़े जाएंगे आप। मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग कम बेसी हो जाएंगे और ये चीजें आपके लिए घातक भी साबित हो सकती है। इसीलिए अपना एप्टीट्यूड जो है वो एक सर्वेंट की तरह बनाए रखिए, उसी नजरिए से आपको आंसर लिखना चाहिए। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। आजकल जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर समस्या आधारित हैं और उनका निदान आपसे यूपीएससी चाहता है। तो आपका अप्रोच जो है वो सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, यानी आप जो भी निष्कर्ष लिखें उसमें कुछ न कुछ आप समस्या का समाधान बताएं, जिसे आपने देखा होगा कि आपके मित्र या अन्य कैंडिडेट्स आगे की राह के नाम से लिखते हैं। आप इनमें कुछ उपाय भी बता सकते हैं और आपको बताना भी चाहिए। तो निष्कर्ष लिखने का अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो सॉल्यूशन बेस्ड है। हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि क्या ये हेडिंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेज है और यहाँ आप निष्कर्ष लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ये हेडिंग दे सकते हैं कि ये आगे की राह। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखते हैं द वे फॉरवर्ड, तो ये आप हेडिंग दे भी सकते हैं। और अगर आपको हेडिंग नहीं देना है, कोई उपाय नहीं बताना है, तो सीधे आप केवल एक वर्ड लिखिए निष्कर्षतः, और फिर उसके बाद 2 लाइनों में जो भी आप पॉजिटिव होकर फिनिश करना चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन आगे की राह में और उपाय बताने वाले मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जब आप उपाय बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई समस्या है और उसके 3-4 उपाय आप बताना चाह रहे हैं। तो इसे आप छोटे छोटे शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको उपाय बताना है तो बुलेट बनाकर आप करके 2-3 उपाय, ज्यादा नहीं, वरना फिर वही दोहराव की स्थिति आ जाएगी। अगर आपने प्रश्न के आंसर में उपाय नहीं लिखा है, कोई सॉल्यूशन नहीं बताया है, समस्याओं के कारणों पर डिस्कशन किया है, तो फाइनली उसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आके मिस करते हैं कि अगर प्रश्न में किसी समस्या का कारण पूछा गया हो, जैसे मान लीजिए भारत में नक्सलवाद का क्या कारण है और सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है, ये एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है जो जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है। तो आप लोग ये तो बता देते हैं कि नक्सलवाद का क्या कारण है, ठीक है, इस पे भी 8-10 पॉइंट लिख देते हैं। गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है ये भी आप लोग बता देते हैं। इसके बाद सीधे आप समाप्त कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है, ये यहाँ आप अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करिए कि ये प्रयास कितने पर्याप्त है, क्या उसमें कोई कमी नहीं है, हो ही सकता है। तो यही आपको अपना सोल्यूशन देना है कि ठीक है, नक्सलवाद के इतने कारण हैं, इसमें गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी समस्याओं का समाधान हुआ नहीं है। आगे चुनौतियां नए तरीके से उभर सकती हैं, तो अब जो है ये इसके उपाय हो सकते हैं। ये आपका अप्रोच होना चाहिए।
इस तरह से। तो जहां भी किसी कोई समस्या हो, उसका कारण हो, वहां पर आप 2 3 4 उपाय बताकर उसको फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद फिर कोई लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में पर्याप्त है। तो निष्कर्ष लिखने के जो मोटे मोटे 4 5 तरीके हैं, हालांकि मैंने 5वां पॉइंट नहीं लिखा है, पर मुझे लगता है कि इस डिस्कशन में 5वां पॉइंट भी कहीं ना कहीं निहित होगा। तो इन तरीकों से आप अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं, और निश्चित तरीके से अगर आप ये अप्रोच अपनाएंगे तो आपका आंसर बेहतर ही होगा। एक अच्छे एक अच्छा निष्कर्ष लिखने के लिए आपका सोच, आपकी बौद्धिक क्षमता बेहतर होनी चाहिए। आपके अपने अंदर नैतिकता का स्तर बेहतर होना चाहिए। संवैधानिक आदर्शों मूल्यों के प्रति आपका एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन से मिलने वाले जो भी सबक हैं उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो आर्टिकल 51 में दिए गए हैं, आप अगर मौलिक कर्तव्यों में भी जो 11 पॉइंट हैं उनको अगर ध्यान में रखेंगे तो भी आप एक बेहतर निष्कर्ष लिखने की स्थिति में होंगे। और भारतीय और पाश्चात्य महापुरुषों के विचारों को तो हमेशा ध्यान में रखना ही चाहिए। जब अगर कोई सॉल्यूशन नहीं देना हो तो किसी के विचार के साथ भी आप समाप्त कर सकते हैं। चलते चलते मैं एक उदाहरण और दे देता हूं। जैसा कि इतिहास से संबंधित एक टॉपिक है, भारत में क्रांतिकारी जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और 1907 में जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब फूट पड़ जाती है, तो उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में ठहराव आ जाता है और फिर भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद या मिलिटेंट नेशनलिज्म का उदय। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, मिलिटेंट नेशनलिज्म का उदय होता है। इस टॉपिक पर किसी इतिहासकार ने बहुत अच्छी लाइनें कही है, मैं उसी लाइन को आपके पास दोहराना चाहता हूं कि किसी इतिहासकार ने लिखा है कि जैसा कि इन्होंने हमारे पुरुषत्व को दिखाया या हमारे पुरुषत्व को फिर से जगाया। ये एक बहुत अच्छा कोटेशन है, किसी इतिहासकार का है, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों में बंगाल में प्रफुल्ल चाकी, वारिंद्र कुमार घोष और और भी कुछ क्रांतिकारी थे। उनकी वीरता पर ये किसी इतिहासकार का बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है। तो आप भी ऐसे अप्रोच अपना सकते हैं, निश्चित तौर पर आपका निष्कर्ष बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपनी राय से हमें अवगत कराइए और हमारे फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमसे इस मुद्दे पर संपर्क भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।